अध्याय 431 मनाना और मनाना। अगर वह व्यक्ति नहीं मिला तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? झोउ लैनफेंग ने उसे घूर कर देखा, इस बात से निराश होकर कि उसकी भतीजी इतने महत्वपूर्ण समय में इतनी अनजान कैसे हो सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसके पक्ष में नहीं है। शेन जियानहुआ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने दहाड़ते हुए कहा, अगर वह पैसा नहीं मिल सका तो अपना सामान पैक करो और अपने भाई और भाभी के घर वापस चले जाओ। अब उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मियामियान कहाँ गया था। उसे ये भी नहीं पता था कि कहाँ से देखना शुरू किया जाए। इन शब्दों को सुनकर झोउ लैनफेंग का गुस्सा गायब हो गया और वह फिर से रोने और विलाप करने लगी। शेन जियानहुआ के शब्दों से झोउ सियू को झटका लगा। अगर उसके चाचा चाची का तलाक हो गया तो क्या उसे भी उनके साथ वापस नहीं जाना पड़ेगा? इस विचार के साथ उसने जल्दी से अपनी भावनाओं पर काबू पाया और शांत करने की कोशिश की। अंकल, कृपया शांत हो जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बार हमें मेरी बहन नहीं मिली। कुछ दिनों में उसे निश्चित रूप से अपनी सूचना प्राप्त करने के लिए स्कूल लौटना होगा। हम फिर से उसकी तलाश कर सकते हैं। बोलने के बाद उसने जल्दी से झोउ लैनफेंग की बाँह खींची। चाची, अगली बार अधिक सावधान रहें। कृपया वही गलती दोबारा न करें। क्या मुझे ऐसा कहने की ज़रूरत भी है? झोउ लैनफेंग का स्वर नर्म हो गया। उसने शेन जियानहुआ की ओर देखा और देखा कि उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक कम हो गई थी। फिर उसने राहत की सांस ली। शेन जियानहुआ को निराशा महसूस हुई। हाथ में पैसे के बिना उसे बेचैनी महसूस हुई और लिविंग रूम में रहने का उसका कोई मूड नहीं था। इसलिए वह सीधे अपने बेडरूम में वापस चला गया। ये देखकर झोउ लैनफेंग भी झोउ सियू को कमरे में ले गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ उसने डांटते हुए फुसफुसाया, सियू, मैं तुम्हारी चाची हूँ। इस परिवार में हम सबसे करीब हैं। यह मत सोचो कि तुम्हारे चाचा हमेशा तुम्हारे लिए अच्छे हैं। मेरे बिना वह केवल उस छोटे से कमीने की देखभाल करेगा। बेहतर होगा कि तुम परिवार से मुंह न मोड़ो। उद्धरण चिन्ह। जब से सियू ने स्कूल के गेट पर शेन जियानहुआ का पक्ष लिया, तब से झोउ लैनफेंग असहज महसूस कर रहा था। यह वह भतीजी थी जिसे उसने अपनी बेटी की तरह पाला था। वह किसी और का साथ कैसे दे सकती है? भले ही वह व्यक्ति उसका अपना पति ही क्यों न हो। ये स्वीकार्य नहीं था। चाची, क्या मैं ये सब आपके लिए नहीं कर रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। झोउ सियू झोउ लैनफेंग की बाँह से चिपक गई। उसकी आवाज़ शिकायत से भर गई और उसने समझाया, इसके बारे में सोचो। आपने मेरी बहन की ओर ध्यान नहीं दिया और चाचा पहले से ही गुस्से में थे। अगर मैंने आपका पक्ष लिया तो क्या उन्हें नहीं लगेगा कि हम एकजुट हो रहे हैं और भी क्रोधित हो गए हैं? मैं जानबूझकर पहले चाचा का पक्ष ले रहा था ताकि बाद में आपके लिए एक अच्छा शब्द रख सकूं। और क्या इससे वह शांत नहीं हुए? उद्धरण चिन्ह। झोउ लैनफेंग को उसका स्पष्टीकरण सुनने के बाद कुछ हद तक बेहतर महसूस हुआ। इस पर विचार करने पर जैसा उसने वर्णन किया था वैसा ही कुछ समझ में आया। चाहे कुछ भी हो, जब तक उसकी भतीजी उसके पक्ष में थी यही मायने रखता था। जहाँ तक छोटी कमीनी की बात है, एक बार मिल जाने पर पैसे लेकर भागने का साहस करने के लिए उसे उचित रूप से अनुशासित करना पड़ा। उसकी मृत्यु की इच्छा अवश्य होगी। एक बार जब हम उस छोटे से कमीने को पकड़ लेंगे और पैसे वापस ले लेंगे तो आंटी आपके लिए ढेर सारे नए कपड़े खरीदेगी और आपको सुंदर कपड़े पहनाएंगी। आपको उन शहरी छात्रों से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहने देंगी। वादे पर झोउ सियू का मूड खुशी से खिल गया। ये जानकर कि एक बार झोउ लैनफेंग ने ये प्रतिज्ञा कर ली और पैसे वापस कर दिए तो वह निश्चित रूप से उस पर खर्च करने को तैयार हो जाएगी।
चाची, मैं जानता था कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। उसने झोउ लैनफेंग के कंधे में अपना चेहरा छिपा लिया और विनम्रता से अभिनय किया। चाची, हाल ही में चाचा के साथ बहस मत करो। मुझे लगता है कि वह थोड़ा गर्म स्वभाव का है। जब उन दोनों में लड़ाई हुई तो वह बीच में फंस गई थी। अतीत में शेन मियामियान के साथ एक विरोधाभास था और वह जानती थी कि उसे ये दिखाने के लिए कैसे व्यवहार करना है कि वह समझदार है। लेकिन अब ये केवल उसकी थी और ऐसा लग रहा था कि उसने जो कुछ भी किया वह बिल्कुल सही नहीं था। झोउ लैनफेंग ने एक आह भरी और दांत पीसते हुए कहा, अब जब तुम्हारे चाचा थोड़ा गंदा पैसा कमा सकते हैं तो उन्हें लगता है कि वह कुछ खास हैं और मेरे साथ पहले से अलग व्यवहार करते हैं। जैसे ही उसने बात की, उसके आंसू गिरने लगे और उसने शिकायत की, मैं उसके साथ 20 साल से रह रही हूँ, कभी भी किसी अच्छे भाग्य का आनंद नहीं ले पाए, केवल कष्ट सहा। अब जब जीवन थोड़ा बेहतर हो गया है तो वह मुझे भगाना चाहता है। और क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे कोई बच्चा नहीं है? उद्धरण चिन्ह। अंकल उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। झोउ सियू ने उसे सांत्वना देते हुए गले लगाया। अध्याय 432 घर पर विरासत पाने के लिए कोई सिंहासन नहीं है। आपका क्या मतलब है? उस तरह का व्यक्ति नहीं। झोउ लैनफेंग ने कहा, सियू, मैं तुमसे कह रहा हूँ, शादी करने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे बेटे होने चाहिए। अगर तुम्हारे बेटे नहीं होंगे तो वे तुम्हें नीची दृष्टि से देखेंगे। अगर उसका कोई बेटा होता तो भले ही शेन जियान हुआ उसे भगाना चाहता, लेकिन उसका बेटा सहमत नहीं होता। उसकी भतीजी को उसके लिए खेद महसूस हुआ होगा, लेकिन आखिरकार वह शेन परिवार का हिस्सा नहीं थी और घर में कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। झोउ सियू की आंखों में तिरस्कार का भाव झलक गया। औरतें सुअर नहीं होती। बहुत सारे बेटे हों का क्या मतलब है? ये कौन सा युग है? यह उसकी चाची थी जो उस पिछड़ी मानसिकता के साथ बिना रुके बेटे पैदा करने के बारे में सोचती थी और वही विचार उनमें डालने की कोशिश करती थी। चाची, बेटे पैदा करने का यह विचार पुरानी पीढ़ी का है। लड़कियां भी आधा आसमान छू सकती हैं और महिलाएं प्रजनन का साधन नहीं हैं। जिन महिलाओं की घर में कोई हैसियत नहीं है और वे निर्णय नहीं ले सकती, वे ही अपने परिवार की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए बच्चे पैदा करने का विकल्प चुनती हैं। हमारे पास घर पर विरासत में लेने के लिए सिंहासन नहीं है, तो इतने सारे बच्चे क्यों हैं? उन लोगों को देखो जिनके पास बहुत सारे बच्चे हैं, उनके आंकड़े बर्बाद हो गए हैं और यह बहुत बदसूरत है। उद्धरण चिन्ह। पुरानी पीढ़ी के लोग बहुत सारे बच्चे रखते थे। एक परिवार में कम से कम 4 या 5 बच्चे होते थे। बच्चे होने के बाद उनका शरीर ढीला हो गया। वे 1 दशक बड़ी लगने लगीं और उनके पति उन्हें पालते भी नहीं थे। किस लिए? सियू, आप भविष्य में बच्चे पैदा न करने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? ये सुनते ही झोउ लैनफेंग का चेहरा बदल गया। हर परिवार चाहता है कि उसके अनेक बच्चे हों, विशेषकर बेटे। आम तौर पर वह सोचती थी कि सियू इस विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत छोटी है, लेकिन अब जब उन्होंने बात की है तो उसे एहसास हुआ कि सियू को बच्चे पैदा करने का विचार पसंद नहीं है। ये कैसे ठीक हो सकता है? उसने पहले दूसरों से सुना था कि कुछ विदेशी लोग डिंक के बारे में बात करते हैं, जिसका अर्थ है शादी करना लेकिन बच्चे पैदा नहीं करना। उसे ये कौतूहलपूर्ण लगता था, लेकिन उसने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब इसके बारे में सोचते हुए वह इसे स्वीकार करने में कुछ हद तक असमर्थ महसूस कर रही थी। सियू संभवतः इस तरह की सोच नहीं अपना सकती थी, है ना? ओह आंटी, झोउ सियू थोड़ा अवाक रह गया।
उसे झोउ लैनफेंग के साथ बातचीत करना थका देने वाला लग रहा था। किसने कहा कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगा? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि बहुत सारे बच्चे पैदा मत करो। इसके अलावा, क्या अब देश में परिवार नियोजन नहीं है? अगर आप इतने सारे बच्चे पैदा करना चाहते हैं, तो भी राज्य इसकी अनुमति नहीं देगा। अब जो महत्व दिया जाता है वह है गुणवत्ता, न कि बच्चे पैदा करने की मात्रा। झोउ लैनफेंग ने राहत की सांस ली। भले ही राज्य इसकी अनुमति नहीं देता है, फिर भी लोग उन्हें गुप्त रूप से रखते हैं। मैं आपको बता दूं, मूर्ख मत बनो। आपके कई बेटे नहीं होने चाहिए, लेकिन कम से कम एक बेटा और एक बेटी होनी चाहिए। और अपने फिगर को खराब करने की चिंता मत करो। एक महिला थोड़े वजन के साथ बेहतर दिखती है। जो बहुत पतली हैं वे कुपोषित दिखती हैं। कौन सी सास इसे पसंद करेगी? उद्धरण चिन्ह। झोउ सियू ने चेहरा बनाया। सासों को शायद ये पसंद न हो, लेकिन पुरुषों को पसंद है। उसने झोउ लैनफेंग को बाहर निकाला। चाची, मैं थक गई हूँ। मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। आपको जाकर चाचा को मनाना चाहिए। वह अभी बुरे मूड में होंगे। आपको उनके सामने थोड़ा नर्म होने की जरूरत है। कुछ अच्छी बातें कहें। आखिरकार, आप गलत थे। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं गलत था? झोउ लैनफेंग फिर से उल्लेख पर भड़क गया। शिकायत करने के लिए तैयार। यह आपके चाचा हैं जो बदल गए हैं। जब पुरुषों के पास पैसा होता है तो वे बुरे हो जाते हैं। अगर वह उस नाजायज बच्चे को घर नहीं लाते, तो क्या अब हमें ये समस्याएं होती? उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बावजूद, वह फिर भी कोमलता से बात करने के लिए कमरे में वापस चली गई। उसे ये करना पड़ा। पिछले कुछ वर्षों में, वह भरण पोषण की आदी हो गई थी और आलसी भी हो गई थी। शेन जियानहुआ के बिना, उसकी और उसकी भतीजी की देखभाल कौन करेगा? झोउ लैनफेंग को विदा करने के बाद, झोउ सियू ने दरवाजा बंद कर दिया और कमरे में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी लेकर बिस्तर के नीचे छेद खोदने लगा। शायद शेन मियामियान ने पैसे पूरी तरह से साफ नहीं किए थे। थोड़ा भी खोजना कुछ होगा। लेकिन पसीने से लथपथ काफी देर तक खोदने के बाद भी उसे एक भी पैसा नहीं मिला। उसने गुस्से में कुल्हाड़ी फर्श पर फेंक दी। अपने दांत पीसते हुए और गाली देते हुए कहा, घटिया आवारा। वह वास्तव में सावधान है। मेरे लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ रही है। अध्याय 433 शिक्षक छात्र वार्तालाप। शेन मियामियान ने समय की जांच की और महसूस किया कि उन्हें चले जाना चाहिए। जाने से पहले, वह कार्यालय गई जहां चेन जी उसे अंदर आते देखकर तुरंत मुस्कुराई और उसे अपने पास बुलाया। शेन मियामियान, प्रधानाध्यापक ने कहा, जैसे ही परीक्षा परिणाम आएंगे, मैं आपके माता पिता के साथ कुछ तर्क करने के लिए आपके घर जाऊंगा। हम निश्चित रूप से उन्हें आपको पढ़ने देने के लिए मनाने का एक तरीका ढूंढेंगे। अपने शिक्षण के पहले वर्ष के दौरान, एक ऐसे छात्र से मिलना जो अकादमिक रूप से कम उपलब्धि हासिल करने वाले से शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाला बन गया, वास्तव में एक शिक्षक के लिए एक बड़ा सम्मान था। उन्हें एक परोक्ष गर्व महसूस हुआ, क्योंकि यह उनके लिए एक मान्यता भी थी, जिससे साबित होता था कि वह शिक्षण के लिए उपयुक्त थे और युवाओं को गुमराह नहीं करेंगे। श्री चेन, धन्यवाद। मियामियान ने बोलने से पहले सिर झुकाया। इतने अच्छे शिक्षक होने के लिए आभारी होकर, मेरी वर्तमान उपलब्धियां आपके मार्गदर्शन से अविभाज्य हैं, लेकिन आपको मेरे माता पिता के साथ वैचारिक कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या गलत? चेन जी आश्चर्यचकित रह गए, थोड़ा हैरान हुए। क्या आपके माता पिता ने अपना मन बदल लिया है और आपको पढ़ने देने के लिए सहमत हो गए हैं? उद्धरण चिन्ह। जब तक सूरज पश्चिम से नहीं उगता, वे मुझे इस जीवन में कभी पढ़ने नहीं देंगे। मियामियान ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। मिस्टर चेन,
मैं आपको सच बताऊंगा, मैंने पहले ही उनके साथ एक तरफा संबंध खत्म कर लिया है। इस अवधि के दौरान मैंने व्यवसाय के माध्यम से कुछ छोटे पैसे कमाए हैं। ये बहुत अधिक नहीं है, लेकिन ये खुद का समर्थन करने और मेरी ट्यूशन फीस का भुगतान करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेन जी आश्चर्यचकित दिखे। उसने पहले उसे ये कहते हुए सुना था और सोचा कि यह गुस्से में कहा गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच अपना भरण पोषण करने की योजना बना रही थी। ये देखकर कि वह घमंड नहीं कर रही थी, उसे विश्वास हुआ कि उसने वास्तव में कुछ पैसे बचाए हैं। चेन जी ने उसकी और भी अधिक प्रशंसा की। हालांकि उसने अभी अभी पढ़ाना शुरू किया था, उसे यह आभास हो गया था कि वह उसके जीवन में अब तक पढ़ाई गई सबसे बुद्धिमान और साहसी छात्रा हो सकती है। इस लड़की की क्षमता इतनी महान हो सकती है कि उसने इस बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा, यदि भविष्य में आपको कोई कठिनाई आती है तो आप मदद के लिए मेरे पास आ सकते हैं। हो सकता है कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ न हो, लेकिन अभी मेरे पास समर्थन के लिए परिवार नहीं है। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। चेन जी ने यह नहीं बताया कि वह किस प्रकार की मदद चाहते थे, लेकिन वह जानते थे कि मियामियान समझने में काफ़ी चतुर था। अब चूंकि उसने अपने परिवार पर निर्भर न रहने का निर्णय ले लिया है, इसलिए उसे अपनी ट्यूशन फीस स्वयं चुकानी होगी। हालांकि अब उसके पास कुछ पैसे थे। हाई स्कूल से विश्वविद्यालय तक की स्कूली शिक्षा की लागत महत्वपूर्ण थी, और यह अपरिहार्य था कि उसे भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वह बस उसे ये बताना चाहता था कि अगर एक दिन वह सामना नहीं कर पाती है तो गलत मोड़ लेने के बजाय उसके पास एक शिक्षक है जो उसका समर्थन करने को तैयार है। चेन जी की मदद करने की इच्छा इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मियामियान भविष्य में महान उपलब्धियां हासिल करेगा। ये प्रतिभा के प्रति साधारण प्रशंसा के कारण था। श्री चेन, धन्यवाद। चेन जी की आंखों में मियामियान ने ईमानदारी देखी। उसने उसकी दयालुता से सीधे इनकार नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि वह गंभीर था, कम से कम उस पल में, चाहे वह दिन आए या न आए जब उसे उसकी मदद की ज़रूरत होगी। उसने उसके अच्छे इरादों को अपनाया। सच कहूँ तो मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे उत्कृष्ट छात्र को पढ़ाने का अवसर मिलना एक शिक्षक के लिए सम्मान की बात है, चेन जी ने कहा। मियामियान ने मीठी मुस्कान दी। यह मेरा सौभाग्य भी है और सम्मान भी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मिस्टर चेन, एक और मामला है जिसमें मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मुझे बताओ, चेन जी ने सीधे बैठते हुए उत्तर दिया। मेरे माता पिता मेरी तलाश नहीं छोड़ेंगे, इसलिए शायद मैं खुद आकर प्रवेश नोटिस नहीं ले पाऊंगा। क्या आप इसे लू सियुआन को दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। ली क्यूमी ने हमेशा उस पर और सियुआन पर आपत्ति जताई थी। अगर स्कूल में किसी ने मदद नहीं की तो समय आने पर सियुआन के लिए प्रवेश नोटिस वापस लेना शायद आसान नहीं होगा। अध्याय 434 चेन जी की मदद से घरों को देखते हुए। चीजें अलग थीं। शेन मियामियान बता सकते थे कि प्रिंसिपल चेन जी के बारे में बहुत सोचते थे। अब जब वह प्रिंसिपल के सामने कुछ शब्द बोल सकता था तो उसकी सहायता का मतलब था कि मामले को संभालना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, चेन जी ने सहमति में सिर हिलाया। यह मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, ली क्यूमी ने बाहर से प्रवेश किया। शेन मियामियान को देखकर ली क्यूमी ने अपनी आंखें घुमाईं और अपनी ठुड्डी झुकाकर अपनी सीट पर लौट आए। मिस्टर चेन, मुझे फिर जाना चाहिए। वहाँ ली क्यूमी के साथ बात करना सुविधाजनक नहीं था, और शेन मियामियान चेन जी को उसके काम में देरी नहीं करना चाहते थे। जब आप अकेले हों तो सावधान रहें,
चेन जी ने चेतावनी दी और वह शेन मियामियान को कार्यालय के दरवाजे तक ले गए। ये देखकर ली क्यूमी ने व्यंग्य के साथ गुनगुनाया, सिर्फ एक छात्र के लिए क्या शानदार माहौल है, यहाँ तक कि उसे बाहर निकालने के लिए भी किसी की जरूरत है। चेन जी ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा और अपना काम जारी रखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। ली क्यूमी की व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी बिल्कुल रूई पर मुक्का मारने की तरह विफल हो गई, जिससे वह कुछ हद तक ऊब गई। स्कूल छोड़ने के बाद शेन मियामियान हे नान को खोजने के लिए सीधे सहमत स्थान पर गया। शहर लौटने से पहले उन्होंने शहर में दोपहर का भोजन किया। मैंने आपके लिए अपार्टमेंट के बारे में पूछताछ की है। दोपहर के भोजन के बाद एक झपकी ले लो और मैं तुम्हें दोपहर में जगह दिखाने ले जाऊंगा, हिनान ने कहा जब वह शेन मियामियान को घर वापस लाया। जाने से पहले उन्होंने उसे एक संक्षिप्त जानकारी दी। ये सुनकर कि अपार्टमेंट मिल गया है, शेन मियामियान की आंखें चमक उठीं। उसे पूरी तरह से भरोसा करने के लिए हिनान की पसंद को देखने की जरूरत नहीं थी। वह यह नहीं बता सकी कि उसने उस पर इतना भरोसा क्यों किया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पुनर्जन्म के बाद वह उसके प्रति इतना दयालु होने वाला पहला व्यक्ति था। शेन मियामियान को भविष्य के प्रति आशान्वित महसूस हुआ। आखिरकार उस घर को छोड़कर उसे अब इतनी सावधानी से नहीं रहना पड़ता था। उसके दिल का भारी पत्थर आखिरकार उठ गया। नहाने के बाद उन्हें आरामदायक नींद आई और उन्होंने करोड़पति बनने का सपना भी देखा। आलस्य से चलते हुए उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा कि हिनान सोफे पर बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। दीवार घड़ी पर नज़र डाली तो दोपहर के 3:30 बज चुके थे। वह 2.5 घंटे सो चुकी थी। भाई, मुझे क्षमा करें, मैं गलती से सो गया। क्या आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं? उसने पूछा। ये ठीक है, मैं थोड़ी देर पहले ही वापस आया हूँ। उसकी आवाज़ सुनते ही हिनान खड़ा हो गया और अखबार नीचे रखते हुए बोला, चलो, मैं तुम्हें अपार्टमेंट दिखाने ले जाऊंगा। शायद मुझे अपने जूते बदलने चाहिए। शेन मियामियान ने अपने पैर की उंगलियों को हिलाया। उसने फिलहाल चप्पल पहन रखी थी, जो किसी अपार्टमेंट को देखने के लिए अच्छा लुक नहीं था। हिनान ने उसके पैरों की चप्पलों पर नज़र डाली। उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं और गंभीरता से कहा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपार्टमेंट बहुत करीब है। बहुत करीब? क्या यह उसी पड़ोस में हो सकता है? हिनान पर भरोसा करते हुए शेन मियामियान ने अपने जूते बदलने पर जोर नहीं दिया और उसके पीछे पीछे चली गई। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, वह रुक गया, ये सोचते हुए कि वह कुछ लेना भूल गया है। उसने फिर उसे अपनी जेब से चाबियों का एक सेट निकालते हुए देखा और उसकी नज़र में हॉल के दरवाजे को खोल दिया। शेन मियामियान उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसने पलकें झपकाईं और सावधानी से अपनी उंगली से अंदर की ओर इशारा करते हुए धीरे से पूछा, भाई, क्या वह वही जगह है जिसका आपने यहाँ उल्लेख किया है? उद्धरण चिन्ह। हम। उसने नान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, नहीं, ये बात नहीं है। अंदर आओ और पहले देख लो। हिनान ने अंदर कदम रखा और शेन मियामियान ने तुरंत उसका पीछा किया। अंदर उसकी तरफ से लेआउट अलग था। वहाँ 2 शयन कक्ष, एक बैठक कक्ष, एक स्नानघर, एक रसोई घर और एक बड़ी बालकनी थी। लिविंग रूम में लगभग एक नया सोफा और कॉफ़ी टेबल थी। एक काला और सफ़ेद टीवी था। रसोई अच्छी तरह से सुसज्जित थी और दोनों कमरों में से प्रत्येक में एक बिस्तर और एक अलमारी थी। अध्याय 435। इस बारे में चिंतित हैं? चारों ओर ध्यान से देखने के बाद शेन मियामियान घर से बहुत संतुष्ट था।
ये केवल एक सूटकेस के साथ रहने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन जैसे कि वह उसकी चिंताओं को समझ सकता था, हे नान ने हल्के से कहा, किराए के बारे में चिंता मत करो। प्रति माह 30, जो महंगा नहीं है। यह महसूस करते हुए कि उसके विचार उजागर हो गए हैं, शेन मियामियान थोड़ा शर्मिंदा हुआ। लेकिन जब उसने सुना कि किराया केवल 30 युआन है तो उसका उत्साह तुरंत बढ़ गया। हालांकि आगे सोचने पर यह असंभाव्य लगा। ऐसी जगह पर किराया कम से कम 100 युआन प्रति माह होगा। हालांकि बहुत से लोग इसे वहन नहीं कर सकते थे। स्थान और घर उस कीमत के लायक थे। स्पष्ट रूप से कहें तो जो लोग इतने अच्छे घर को खाली छोड़ने का जोखिम उठा सकते थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी और वे बाजार मूल्य के एक अंश के लिए इसे किराए पर देने के बजाय घर को खाली रखना पसंद करते थे। ये ध्यान में रखते हुए शेन मियामियान ने अस्थायी रूप से पूछा, भाई हे, आपने पहले से किराया नहीं दिया था क्या? आपने? ऐसी जगह का किराया लगभग 100 युआन होना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। छूट के साथ भी ये संभवतः अचानक 30 युआन तक नहीं गिर सकता। इस बारे में चिंतित? उद्धरण चिन्ह। मम्मा, शेन मियामियान ने सिर हिलाया। आपने पहले ही मेरी इतनी मदद की है, मैं आपसे किराया भी चुकाने की उम्मीद नहीं कर सकता। मकान मालिक इंपीरियल व्यू गार्डन में रहता है। उसका बेटा सेना में है और यह घर 2 या 3 साल से खाली है। इसे साफ करने के लिए हर महीने किसी को काम पर रखा जाता है और अब जब यह आपको किराए पर दिया जाता है तो ये सफाई शुल्क बचाता है। इसलिए घर को किराए पर लेने के लिए केवल एक ही आवश्यकता है, ये साफ और स्वच्छ होना चाहिए, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि वह कभी किसी लड़की के साथ नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उनके बारे में कुछ बातें नहीं समझता था। लड़कियों को उसके लंबे बाल पसंद हैं। जब वे धोती हैं या ब्रश करती हैं तो उनके बाल आसानी से झड़ जाते हैं, लेकिन वह बालों को उठाकर कूड़ेदान में डालने में सावधानी बरतती थी। यही बात उसके सामान के लिए भी लागू हुई। उनका उपयोग करने के बाद वह हमेशा उन्हें वापस उनकी जगह पर रख देती थी। ये स्पष्ट था कि दैनिक जीवन में वह एक ऐसी लड़की थी जिसे स्वच्छता पसंद थी। हे नान को इस तरह से कहते हुए सुनकर शेन मियामियान अंततः मुस्कुराए और तुरंत वादा किया, भाई हे, निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से इस जगह को साफ सुथरा रखूंगा। अगर वे चिंतित हैं तो वे कभी भी आ सकते हैं और इसका निरीक्षण कर सकते हैं। अगर यह कुछ और होता तो शेन मियामियान गारंटी देने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन जब सफाई और स्वच्छता की बात आती तो वह वास्तव में कुशल थी। अपने पिछले जीवन में उसने ली मिन के घर पर काम किया, जहां वह सफाई की प्रभारी थी। ली मिन साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी और उसके काम में कोई दोष नहीं निकाल पाती थी। हे नान की आंखों में मनोरंजन की चमक चमक उठी। अब आप यहाँ मानसिक शांति के साथ रह सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने जोर से सिर हिलाया। हाँ। हे नान ने उसे चाबियां सौंपी। अब आप वापस जा सकते हैं और अपने जूते बदल सकते हैं। मैं आपको कुछ दैनिक आवश्यकताएं खरीदने के लिए ले जाऊंगा। ठीक है। शेन मियामियान ने चाबियां लीं और एक छोटे खरगोश की तरह कमरे में वापस उछल गया। कुछ कदम चलने के बाद उसे अचानक भाई की याद आई। वह उसके पीछे था और ठीक से चलने के लिए तुरंत रुक गई। हालांकि उसकी आंतरिक खुशी छिप नहीं सकी। उसने मन ही मन सोचा, भाई, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। उसे भविष्य में उसके लिए भोजन का एक अतिरिक्त हिस्सा पकाना होगा। कमरे में वापस शेन मियामियान ने ली चुनहुआ द्वारा बनाए गए सैंडल पहने और फिर दरवाजे से बाहर हे नान का पीछा किया।
उसका शरीर बहुत मजबूत नहीं था क्योंकि वह कुछ समय से कुपोषित थी। इसलिए उसने गर्मियों में सोने की चटाई खरीदने की हिम्मत नहीं की, बल्कि बिस्तर, चादरें और कुछ दैनिक आवश्यकताएं खरीदीं। ये सब चीजें हासिल करने में उन दोनों को 1 घंटे से भी कम समय लगा। ये जानते हुए कि हेनान के पास कुछ मामले हैं, शेन मियामियान उसे रोकना नहीं चाहता था। वह सफाई करने और अंदर जाने की योजना बना रहा था, खासकर जब से उसके पास ज्यादा सामान नहीं था। उसने एक बेसिन में पानी भरा और कमरे को पोंछना शुरू कर दिया। जाने से पहले हेनान ने उसे लापरवाही से याद दिलाया, हाल ही में साफ किए गए घर में नमी अधिक है। तुरंत अंदर जाना अच्छा नहीं है। सबसे पहले कुछ हवा अंदर आने देने के लिए खिड़कियां खोलें और कल चले जाएं।